नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरजी सीए ज्ञान के ऊपर। हम लोग एनपीओ चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिमिलर अकाउंट होता है कैश अकाउंट के। यानी कि कैश अकाउंट जो आपका होता है वो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो कैश से रिलेटेड होती है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके बाद में जो पैसा आया वो लिखा होता है, जो पैसा गया वो लिखा होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी उसके अंदर होता है। सेम एज द केस में जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है तो उसके अंदर भी ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक दोनों लिखे जाते हैं और जितना भी पैसा आया वो लिखा जाता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अगर इसमें भी वही चीज लिखी जाती है, इसमें भी वही चीज लिखी जाती है कि जितना पैसा आया वो लिख लिया, जितना पैसा गया वो लिख लिया, तो फिर इन दोनों अकाउंट का नाम अलग अलग क्यों है? तो कैश अकाउंट में मैं बता दूं दोस्तों, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज। एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है डेट वाइज। वहीं पर आपकी जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर आपको एक समराइज्ड वे में लिखना पड़ता है। समराइज्ड वे का मतलब है कि कैश अकाउंट के अंदर मान लेते हैं 10 एंट्रीज हैं, 10 एंट्रीज हैं, 100 रुपए की हर एक एंट्री है। एंड ये है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कि सब्सक्रिप्शन फीस हमको मिली है। सब्सक्रिप्शन फीस हमको मिली है 100 रुपए की, 10 एंट्रीज है। सब्सक्रिप्शन इनकम से रिलेटेड 10 अलग अलग लोगों ने 100 रुपए की पेमेंट की है सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए उस ट्रस्ट की सर्विसेज को। तो आप उस जो यहाँ पर कैश अकाउंट के अंदर हर एक ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 ट्रांजैक्शन है तो 10 बार उनकी एंट्री की जाएगी डेट वाइज। वहीं पर जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वहां पर इनका टोटल लिखा जाएगा। टोटल लिखेंगे, जो भी अमाउंट आएगी। फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री 10 एंट्री 100 रुपए की एक थी, तो 1000 रुपए एक साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नाम से लिखे जाएंगे। यानी ये पूरे साल भर के लिए, पूरे साल का समरी अकाउंट होता है। वहीं पर ये हर एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में रिकॉर्ड करता है, एवरी ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं देख पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता लगेगा कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ ये बता सकते हैं कि कैश कितना आया है हमारे पास में पूरे साल भर में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। चाहे वो पिछले साल का अमाउंट आया हो अब हमारे पास, या अगले साल का अमाउंट अभी एडवांस में हमको मिल गया हो, वो अमाउंट भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और जो पेमेंट्स की, सेम एज द केस में पेमेंट्स भी समराइज्ड फॉर्म में लिखी जाती हैं। यानी कि जो पेमेंट की गई है, चाहे वो 10 बार की गई हो, अगर वो उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड पेमेंट है तो उसको एक हेडिंग के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने रेंट पे किया गया है पूरे साल भर में 10 बार, तो रेंट पेमेंट की एंट्री जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल एंट्री आएगी रेंट की, जिसमें आप पूरे साल भर का रेंट यहाँ पर लिखोगे एज ए खर्चा। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी की तरह वर्क करता है कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वहीं पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक समरी रिकॉर्ड की जाती है। एक हर एक हेड की, हर एक ट्रांजैक्शन हेड की समरी रिकॉर्ड की जाती है। हर एक हेड को यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम आगे चलते हैं और लिखते हैं, पढ़ते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये किसके सिमिलर होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो तो ये डिट्टो उसके जैसा होता है, सेम एज द केस में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इस साइड पे एक्सपेंडिचर लिख रहे होते हो, उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर पार्टिकुलर लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी पार्टिकुलर, रुपीज रुपीज, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल रेंट पे कर दिया, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का खर्चा, सैलरी पे करना, बिजली का बिल भरना, कैरीज आउटवर्ड्स, ये सारे खर्चे इस साइड में हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। एंड जो क्रेडिट साइड में हम हमेशा इनकम की एंट्रीज पास करते हैं। इनकम की एंट्रीज यानी कि क्या सेल हुई है, सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज, सेल जो भी हुई है, या फिर उसकी इनकम लिख देते हैं, क्या इनकम है। फॉर एग्जांपल सर्विसेज की इनकम है तो वो आप यहाँ पर सर्विस लिख दो, इसका अमाउंट लिख देंगे। इंटरेस्ट इनकम है तो उसको इंटरेस्ट इनकम लिख देंगे। और अगर इंटरेस्ट इनकम मेन इनकम नहीं है तो उसको हम अदर इनकम में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड अदर इनकम में जाके डिटेल में लिख देंगे कि कितना इंटरेस्ट की कमाई है। क्योंकि जो डायरेक्ट इनकम होती है सिर्फ वही सेल के अंडर आती है, उसके अलावा कोई भी सेपरेट इनकम है जो कि मेन काम की वजह से नहीं आ रही है उसको इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं या अदर इनकम बोलते हैं। इसीलिए सेल के साथ साथ एक अदर इनकम का हेड भी लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलता हूँ, ना कि कुछ और। तो फिर सिंपल सा अगर एक मैं एक चीज बताऊं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, कि ये अगर इसी अकाउंट को मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, बस एट द एंड में मेरे को एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर प्रॉफिट की जगह मुझे लिखना पड़ता है सरप्लस। वहीं पर अगर लॉस होता है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ता है डेफिसिट। बस ये फर्क है, वहीं पर पर्टिकुलर्स की जगह पे आ जाएंगे एक्सपेंडिचर और
इस वाली साइड में आ जाएगा इनकम। क्लियर एकदम कि जिस साइड इनकम लिखनी है उस साइड इनकम, जिस साइड खर्चे लिखने हैं उस साइड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट की जगह आ जाएगा सरप्लस, लॉस की जगह आ जाएगा डेफिसिट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है दोस्तों। इसमें अब फर्क क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से कैसे अलग है? तो ये जो अकाउंट है ये अक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। इस बात का मतलब क्या है कि जिस साल की इनकम है उस साल में रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे वो रिसीव कभी भी की गई हो। फॉर एग्जांपल कोई सामान बेचा गया है इस साल के अंदर, कोई सर्विसेज दी गई है अप्रैल से लेकर मार्च तक, लेकिन इनका पैसा जो है वो अगले साल मई में आया है। अगले साल जब ये मार्च खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो गया, उसका पैसा आया है अगले साल के अंदर। तो क्या हम इसको इनकम अगले साल में मानेंगे या इसी साल में मानेंगे जिस साल की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं? तो उसी साल की इनकम हम मानेंगे जिस साल की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मई में आया है या पिछले साल का पैसा अभी रिसीव हो रहा है। तो सेम एज दी केस में जो पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पूरा पूरा लिखा जाएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सिर्फ वही अमाउंट्स आती हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो खर्चे की हो चाहे वो इनकम की हो। पैसा कभी भी रिसीव हुआ हो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर जिस साल की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं उसी साल की अमाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी किया करते हैं कि जिस साल के खर्चे हैं उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे उनकी पेमेंट पहले कर चुके हो, चाहे अभी कर रहे हो, चाहे बाद में करेंगे अगले साल में। उस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से पड़ता है कि करंट ईयर की इनकम है या नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूँ, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोगों को एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है जिसके अंदर यहाँ पर आपको सारी की सारी रिसीट्स दी गई हैं कि कितना पैसा आया। सब्सक्रिप्शन की इनकम आई है 22,500, एंट्रेंस फीस 1250, डोनेशन मिली है 2500, रेंट मिला है होल का 750 और सेल की गई है इन्वेस्टमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट सेल की गई है वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पर नहीं आएगी। वो क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, एंड ये वाली जो रिसीट है ये कैपिटल रिसीट बोला जाता है। वहीं पर जो ये ऊपर वाली रिसीट्स हैं इनको रिवेन्यू रिसीट बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकम के लिए नहीं, खर्चे के लिए भी माना जाता है। जैसे आपने कोई परचेज किया है एसेट का, बड़ी एसेट है, तो उसको आप बैलेंस शीट में लिखना शुरू करेंगे, ना कि उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस एसेट का खर्चा नहीं डाल सकते हम, जिस एसेट को परचेज करने पर एज ए खर्चा नहीं मान सकते, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके ऊपर पूरी अमाउंट का खर्चा हम एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट में जो डेप्रिसिएशन आएगा हर साल में वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर खर्चा चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितनी भी रिसीट्स हैं सब्सक्रिप्शन से लेकर रेंट तक, ये हमारी रिवेन्यू रिसीट्स हैं, क्योंकि ये हम अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वहीं पर इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो रिवेन्यू रिसीट ना होकर वो कैपिटल रिसीट है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को बेचना कैपिटल रिसीट माना जाता है, रिवेन्यू रिसीट नहीं माना जाता। वहीं पर ये रिवेन्यू खर्चा है, ये रिवेन्यू खर्चा है, ये रिवेन्यू खर्चा है, ये रिवेन्यू खर्चा है, प्रिंटिंग रिवेन्यू खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंस रिवेन्यू खर्चा है। बुक्स परचेज्ड, बुक्स को एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी कोई बैलेंस शीट की बात आए और ट्रस्ट के क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा बार बुक्स को परचेज करने की बात आती है, तो बुक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि इस साल ली और अगली साल वो ऑब्सोलीट होगी। बुक्स को एक एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब भी आपके सामने इस टाइप की बातें आए तो इसको एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मत मानना।
फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज किए गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, उस इंटरेस्ट की जो इनकम है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लेते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे गए हैं वो एक कैपिटल खर्चा है, इसको आप एज ए खर्चा मत लिखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैपिटल फिक्स डिपॉजिट भी सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको भी आप मत लिखना। बैलेंस शीट डी कुछ काम का नहीं है, बैलेंस बीडी और बैलेंस शीट डी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई काम का नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस बार सरप्लस यानी कि प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, या डेफिसिट या लॉस, जो भी आप समझने के लिए मैं आपको बता दूं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के केस में अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से बनाना कि कैसे इनको रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले पूरा फॉर्मेट एक साथ लिखना अच्छा होता है, इसलिए पहले पूरा फॉर्मेट पे काम कर लें। आपके लिए यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखना भी ठीक रहेगा, एग्जाम पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, और इनको बाइफरकेट अगर करें लाइन में तो और भी अच्छा है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशंस, रेंट ऑफ हॉल। बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय रेंट ऑफ हॉल, बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस सारी की सारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन का है 22,500, एंट्रेंस फीस 1250, रेंट ऑफ हॉल एंड डोनेशन, डोनेशन का है 2500, रेंट ऑफ हॉल 750। ठीक है जी, ये आपके अमाउंट्स आ गए इनकम के। अब खर्चे और लिख लेते हैं, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस। टू सैलरी, रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 3500, टैक्सी 1700, सैलरी एंड रेंट 1500, 800, 1500 और 800, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस। 380, 920। ठीक है, बाकी सब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिया क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। अब इस साइड का टोटल कर लेते हैं, मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रही है ये। 1200, 12, 2000, 2 2 4 4 और 2200, 26, 26 और एक 27,000 का टोटल आपका आ गया। अब 27,000 में से ये सारा टोटल घटा देंगे तो हमारा सरप्लस आ जाएगा। टू सरप्लस 1500, 800, 2300, 2300 और 700, 3000, 4000, 4 3 7, 7 और एक 8, एक सेकंड लिखना ही पड़ेगा। 2300, 2300 और 700, 3 एक 4, 4 3 7, 7500, 7500 प्लस में 1300, 8 7 एक 8, 8800। 27,000 में से अगर 8800 घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 16 में से 8 गया 8, 18,200, 18,200 आपका सरप्लस आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन है,
ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। ये सिंपल जो कैलकुलेशंस थी यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अब आगे आगे क्या दिया जाएगा आपको, जो सब्सक्रिप्शंस हैं इनकी डिटेल दे दी जाएगी कि ये 2017 से रिलेटेड ये है, 2016 से रिलेटेड ये है, 2018 से रिलेटेड ये है। तो जैसे जैसे आपको ये मिलेगा तो जिस अकाउंट की, जिस ईयर की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड हमको इनकम्स लेनी होंगी। तो वो बाइफर्केशन करना एक थोड़ा सा काम बढ़ने वाला है। सेम एज दी केस में खर्चे से रिलेटेड भी आपको एडजस्टमेंट्स नीचे दी जाएंगी, जिससे कि आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे करंट ईयर से रिलेटेड क्या खर्चा है, वही सब आपको अकाउंट करना है। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसकी अकाउंटिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी रहेंगे। मैं आपको समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन, एनपीओ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे। एंड जुड़े रहिए आप इस चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।